नमस्कार, मैं हूं आदर्श। आप देख रहे हैं कड़क की खास पेशकश लाउड स्पीकर। बिहार में चुनावी सीजन अपने चरम पर है। सीट बंटवारा सियासी हीट बढ़ाने का काम कर रहा है। एनडीए ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकाल लिया है। बीजेपी और जदयू दोनों 101 सीटों पर, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर 6 सीटों पर और इन सबसे अलहदा लोजपा 29 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। बिहार में जदयू और बीजेपी जुड़वा भाई के तर्ज पर लड़ रही हैं। वैसे बीजेपी और जदयू के गठबंधन में बड़े भाई छोटे भाई की बहस को थोड़ा ब्रेक मिल गया है। लगभग हर चुनाव में यह संघर्ष किसी न किसी रूप में सामने आता रहा है। बीजेपी को अक्सर ये स्थिति झेलनी पड़ी कि अधिक विधायकों के बावजूद उसे छोटे भाई की भूमिका में रहना पड़ा। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव ने इस समीकरण को पलट दिया। पहली बार बीजेपी ने 17 सीटें जीतकर गठबंधन में बड़े भाई की हैसियत हासिल की। यही बदलाव बिहार की राजनीति में एक नए मनोवैज्ञानिक दौर की शुरुआत बना। लेकिन असली मोड़ तब आया जब विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सीटों के बंटवारे की बारी आई। भले ही लोकसभा में बीजेपी आगे रही हो, लेकिन जदयू का स्ट्राइक रेट कहीं ज्यादा प्रभावशाली रहा। इसी आधार पर सीटों का बंटवारा हुआ, 101 जदयू और 100 बीजेपी को। हालांकि ये बंटवारा तकनीकी रूप से लगभग बराबरी का था, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं के मन में ये भाव आया कि अब पार्टी गठबंधन में आंखें डालकर खड़ी है। ये मनोवैज्ञानिक बदलाव संगठन के लिए काफी सकारात्मक साबित हुआ। विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सीटों के बंटवारे में जो तस्वीर सामने आई, उसने ये साफ कर दिया कि बीजेपी ने इस बार किसी तरह के दबाव की राजनीति को तरजीह नहीं दी है। खासकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जैसे सहयोगी दलों के दबाव को बीजेपी ने ठंडे तरीके से किनारे कर दिया। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के दौरान जिस फॉर्मूले पर सहमति बनाई थी, उसी आधार पर विधानसभा सीटों का गणित तैयार किया। हम के पास लोकसभा में कोई सांसद नहीं था, फिर भी उन्हें एक सीट दी गई थी। उसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए रालोमो को भी एक लोकसभा सीट के अनुपात में 6 विधानसभा सीटें मिली। हालांकि लोजपा को 29 सीटें दिए जाने पर दोनों नेताओं ने नाराजगी जताई और खुलकर विरोध भी किया। उपेंद्र कुशवाहा ने तो भावुक तरीके से एक्स पर पोस्ट भी लिखा। वो जस का तस मैं आपको बताता हूं। उन्होंने लिखा, आप सभी से क्षमा चाहता हूं, आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पाई। मैं समझ रहा हूं इस निर्णय से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों सहित हजारों लाखों लोगों का मन दुखी होगा। आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा, परंतु आप मेरी एवं पार्टी की व्यवस्था और सीमा को बखूबी समझ रहे होंगे। उन्होंने आगे लिखा कि किसी भी निर्णय के पीछे कई परिस्थितियां होती हैं, कुछ बाहर से दिखाई देती हैं और कुछ अंदरूनी होती हैं, जिनका अंदाजा कार्यकर्ताओं को नहीं होता। उन्होंने स्वीकार किया कि इस फैसले से लोगों में गुस्सा और निराशा हो सकती है, लेकिन समय के साथ स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आपसे विनम्र आग्रह है कि आप गुस्सा को शांत होने दीजिए, फिर आप स्वयं महसूस करेंगे कि फैसला कितना उचित है या अनुचित। फिर कुछ आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। आपका उपेंद्र कुशवाहा। एनडीए के सीट बंटवारे में सबसे बड़ा झटका हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी को लगा है। पहले उन्होंने 40 सीटों की मांग रखी थी, फिर 20 पर आए और अंत में 15 सीटों पर बात करने लगे, लेकिन अंततः उन्हें सिर्फ 6 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। यह आंकड़ा न सिर्फ उनकी अपेक्षाओं से काफी कम है, बल्कि 2020 के पिछले विधानसभा चुनाव से भी 1 सीट कम है। हालांकि मांझी ने सीट बंटवारे को लेकर सार्वजनिक रूप से कोई नाराजगी नहीं जताई, लेकिन उनका बयान काफी कुछ कह गया। उन्होंने कहा, आला कमान का फैसला सराखों पर, लेकिन हमें 6 सीटें देकर
हमारे राजनीतिक वजूद को छोटा कर आंका गया। साथ ही उन्होंने ये भी संकेत दिया कि इसका असर गठबंधन पर पड़ सकता है। उनका यह संकेत शायद एनडीए के लिए एक चेतावनी भी है, लेकिन फिर भी इस विरोध का बीजेपी पर कोई खास असर नहीं पड़ा। पार्टी अपने फैसले पर अडिग रही और यह संदेश साफ गया कि गठबंधन की राजनीति अब बराबरी और ठोस आधार पर चलेगी, न कि केवल दबाव और मोलभाव पर। वैसे लोक जनशक्ति पार्टी को 29 विधानसभा सीटें देकर बीजेपी ने बिहार की राजनीति को लेकर एक अहम संदेश देने की कोशिश की है। यह निर्णय केवल सीटों का गणित नहीं, बल्कि गठबंधन के भीतर बदलते समीकरणों का प्रतीक भी है। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने अलग राह पकड़ते हुए नीतीश कुमार की जदयू को सीधा निशाना बनाया था। नतीजा ये रहा कि जदयू को गंभीर नुकसान उठाना पड़ा और राज्य में उनकी पकड़ कमजोर हो गई। उस अनुभव से सीख लेते हुए बीजेपी ने इस बार रणनीति में बदलाव किया है। 29 सीटों का बड़ा हिस्सा एलजेपी को देना यह दर्शाता है कि बीजेपी अब केवल नीतीश कुमार पर भरोसा कर बिहार की राजनीति नहीं चलाना चाहती, बल्कि वो नए संभावित सहयोगियों को तरहीज देकर एक समांतर शक्ति संतुलन तैयार कर रही है, जिससे आगे चलकर उसे किसी एक दल या नेता पर पूरी तरह निर्भर न रहना पड़े। ये बदलाव न सिर्फ गठबंधन की आंतरिक राजनीति को प्रभावित करेगा, बल्कि आने वाले दिनों में एनडीए के भीतर शक्ति संतुलन को भी नए रूप में परिभाषित कर सकता है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान को 29 विधानसभा सीटें देना महज सीट बंटवारे का हिस्सा नहीं, बल्कि बीजेपी की एक दूसरी राजनीतिक रणनीति का संकेत है। ये कदम न सिर्फ चिराग के राजनीतिक प्रभाव को औपचारिक मान्यता देने जैसा है, बल्कि उन्हें बिहार में एक सशक्त दलित चेहरे के रूप में आगे बढ़ाने की कोशिश भी है। राजनीतिक जानकारों की माने तो बीजेपी अब बिहार में दलित वोट बैंक को मजबूत करने के लिए नई जमीन तैयार कर रही है। रामविलास पासवान की विरासत को चिराग पासवान के जरिए आगे ले जाकर बीजेपी उस सामाजिक आधार को साधना चाहती है जो अब तक या तो जदयू के पाले में रहा या बिखरा हुआ था। बीजेपी ये भी समझती है कि नीतीश कुमार के साथ उसके रिश्तों में अब पहले जैसी निर्भरता नहीं रही और ऐसे में उसे एक नए सामाजिक गठजोड़ों की जरूरत है। चिराग पासवान को प्रमोट करना इस दिशा में एक रणनीतिक कदम है, जिससे न सिर्फ दलित मतदाताओं में पैठ बनाई जा सके, बल्कि एक भविष्य का अस्थायी सहयोगी भी तैयार हो। इस फैसले से यह भी संकेत मिलता है कि एनडीए के भीतर चिराग की स्थिति अब केवल एक छोटे दल के नेता की नहीं रही, बल्कि वो गठबंधन में प्रभावशाली भूमिका निभाने वाले प्रमुख चेहरों में शामिल हो चुके हैं। बहरहाल ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी सारे कमान अपने हाथों में लेना चाहती है।